आज सी टेट की हमारी यह है 4th क्लास है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है मनोविज्ञान की अध्ययन पद्धतियाँ। तो इसमें जो फर्स्ट है हमारी वो है अंतर्दर्शन विधि। अब अंतर्दर्शन विधि किसकी देन है? तो अंतर्दर्शन विधि देन है संरचनावाद की। और यह किसने दी थी? तो यह दी थी वुंट ने। और इनके सहयोगी कौन थे? टिचनर। ठीक है। अब अंतर्दर्शन विधि में क्या कहा गया है कि यह विधि का अर्थ है खुद के अंदर झांकना। इस विधि का अर्थ क्या है? खुद के अंदर झांकना, क्योंकि व्यक्ति के बारे में उससे खुद से बेहतर कोई नहीं जानता। अगर वह सच बोल रहा है तब भी, अगर वह झूठ बोल रहा है तब भी। मान लीजिए आपने किसी से पूछा कि आपके हिस्ट्री में कितने मार्क्स है, उसके मार्क्स है 80। अगर वो 100 में से 80 मार्क्स बताता है तो यह विधि बहुत अच्छी है। लेकिन आपने उससे पूछा आपके मार्क्स कितने हैं, उसके मार्क्स तो हैं 80, लेकिन वह आपसे बता देता है 95, मतलब कि झूठ बोल देता है। तब यह विधि का कोई भी यूज़ गलत होगा। लेकिन अब जो उसके ये मार्क्स आए हैं 80, हम नहीं जानते कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसका कोई प्रमाण पत्र हमारे पास नहीं है। तो इस विधि का क्या दोष है? हम नहीं जानते कि वह व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। जैसे आप 10th और 12th में किसी से पूछते हैं कि आपके मार्क्स कितने हैं, मार्क्स होते हैं उसके 50% बता देता है, 70% या 75%। अब आपके पास तो नहीं है ना उसका रिजल्ट। इसी वजह से इस विधि का कोई भी यूज़ गलत है अगर व्यक्ति झूठ बोल रहा है। यहाँ पे अंतर्दर्शन विधि संरचनावाद की देन है। किसकी देन है? संरचनावाद की। इसका अर्थ क्या होता है अंतर्दर्शन विधि का? ये मैं यहाँ पे भी आपको बता चुकी हूँ। यही इसका गुण भी है और अर्थ भी, खुद के अंदर झांकना। माना जाता है कि एक व्यक्ति सबसे बेहतर वह खुद जानता है। मतलब कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मैं हूँ या आप हो, हम सब अपने आप को सबसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, जितने बेहतर तरीके से हमें कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जानता। अगर वह सत्य बोले तो यह विधि सबसे बेहतर है, लेकिन अगर व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो इस विधि का कोई भी प्रयोग गलत है। तो यहाँ आपके कौन कौन से क्वेश्चंस बनेंगे? 3 क्वेश्चन बनेंगे। अंतर्दर्शन विधि किसकी देन है? तो किसकी देन है भाई? संरचनावाद की। अंतर्दर्शन विधि के बारे में किसने बताया था? विलियम वुंट और उनके सहयोगी टिचनर ने। अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे कि विलियम वुंट ने जो है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोली। प्रथम प्रयोगशाला तो वो कब खोली थी? 1879 में। कहाँ खोली थी? लिपजिंग में। किसने खोली थी? वुंट और उनके सहयोगी थे टिचनर। ठीक है, चलिए चलते हैं। यहाँ देखिए बाह्य दर्शन विधि। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? बाह्य दर्शन विधि। अब बाह्य दर्शन विधि यह किसने दी थी? तो यह दी थी आपकी वॉटसन ने। बाह्य दर्शन विधि में जो अध्ययन किया जाता है किसका किया जाता है? बाहरी व्यवहार का। अब बाह्य दर्शन विधि में बाहरी व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें ये कौन सी, ये लास्ट चौथी विचारधारा थी। कौन सी? चौथी विचारधारा थी बाह्य दर्शन विधि, क्योंकि इसमें मन, आत्मा और चेतना, इन तीनों का विरोध किया गया। किसका? मन, आत्मा, चेतना, इन तीनों को खंडन किया गया। खंडन करने की वजह क्या थी? क्योंकि हम इन तीनों का निरीक्षण नहीं कर सकते। तो जो चौथी आई थी वो हमारे क्या आया? उन्होंने कहा कि चेतना जो है किसका विज्ञान है? व्यवहार का। अब व्यवहार का क्यों बताया? क्योंकि उसका निरीक्षण किया जा सकता है। अब जैसे आप इसे एक एग्जाम्पल से समझें।
कोई व्यक्ति अच्छा है या बुरा है वह उसके व्यवहार से पता चल रहा है। अगर वो अच्छा काम करता है तो हम कह सकते हैं कि हाँ यह व्यक्ति अच्छा है, या कोई व्यक्ति अगर बुरा काम कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि वह बुरा इंसान है। जैसे कोई चोरी करता है तो क्या चोरी करने का जो कार्य है वो सामाजिक दृष्टि से उचित है? नहीं है। तो वो कैसा व्यवहार हुआ? गलत व्यवहार हुआ। हमें देख के ही पता चल रहा है कि हाँ ये एक गलत व्यवहार है। हम किसी भी व्यक्ति के बाहरी व्यवहार का निरीक्षण कर सकते हैं। यहाँ पे वहीर दर्शन विधि यही कहती है। वहीर दर्शन विधि किसकी देन है? व्यवहारवाद की। अब उद्दीपक जो सीखना है हमारा कहाँ होता है? हमेशा बाहरी वातावरण में। तो इसमें आपके कितने क्वेश्चंस बने? 3 क्वेश्चन। बाह्य दर्शन विधि किसकी देन है? व्यवहारवाद की। बाह्य दर्शन विधि में किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्ति के बाहरी व्यवहार का। और यह विधि किसने दी थी? तो यह विधि दी थी आपकी वॉटसन ने। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। यहाँ देखिए, बाह्य दर्शन विधि व्यवहारवाद की देन है। इसके प्रवर्तक कौन है? वॉटसन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा और सेकंड आपका ये बना। यह विधि मानती है कि किसी व्यक्ति का बाहरी व्यवहार ही निष्पक्षता के साथ निरीक्षित किया जा सकता है, क्योंकि वह दिखाई देता है। अगर कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है तो वो चोरी करने का कार्य आपको दिखाई दे रहा है कि ये गलत कार्य है या उचित कार्य है, तो आप उसका निरीक्षण कर सकते हैं। वॉटसन मानते थे कि उद्दीपक हमेशा बाहरी वातावरण में होता है, जबकि अनुक्रिया व्यक्ति पर निर्भर करती है। सीखना हमेशा बाहरी वातावरण में होता है, लेकिन जो अनुक्रिया है वो व्यक्ति पर निर्भर करती है कि किसी व्यक्ति को कौन सा कार्य करना है और नहीं करना है। अगर किसी को कोई सामाजिक कार्य करना है जो नैतिक दृष्टि से उचित है तो वो उस कार्य को करेगा। यह भी उसी के ऊपर निर्भर है। अगर कोई चोरी करना चाहता है तो यह कार्य भी उस व्यक्ति के ही ऊपर निर्भर है। नेक्स्ट है हमारी व्यक्ति इतिहास विधि। इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति या विद्यार्थी ले लो आप, तो उसका जो व्यवहार है, जो उसके बिहेवियर में चेंजेस आए हैं, वो चेंजेस अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। तो यह जानने के लिए कि उसके अंदर जो चेंजेस आए हैं उसका रीज़न क्या है, तो उस रीज़न को जानने के लिए उसकी पृष्ठभूमि का, उसके बैकग्राउंड का अध्ययन किया जाएगा, उसके पेरेंट्स का अध्ययन किया जाएगा, जो उसकी मित्र मंडली है या उसका जो जिस स्कूल में वो पढ़ता है उस वातावरण का अध्ययन किया जाएगा। यहाँ पे यही कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति या विद्यार्थी के व्यवहार के अच्छे या बुरे पक्ष के कारणों को जानने के लिए उसकी पृष्ठभूमि का अध्ययन किया जाए तो उसे व्यक्ति इतिहास विधि कहते हैं। इसमें माँ बाप की पृष्ठभूमि, मित्र मंडली, स्कूल का परिवेश इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। जैसे कोई बच्चा डरता है तो वह क्यों डर रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है, उसके लिए किसका अध्ययन करेंगे? उसके बैकग्राउंड का, उसके पेरेंट्स का उसके साथ कैसा व्यवहार है, उसके दोस्तों के साथ वो कंफर्टेबल हो पाता है या नहीं हो पाता है, उसके टीचर्स उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो यह सब जानने के लिए कि वो क्यों डर रहा है, हम उसके माँ बाप की पृष्ठभूमि, मित्र मंडली और स्कूल परिवेश का अध्ययन करेंगे। और इसी को क्या कहा गया है? व्यक्ति इतिहास विधि। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मनोविश्लेषण सिद्धांत। तो ये क्वेश्चन आपका आएगा, ये यूपी टेट में भी समझ लीजिए और सी टेट में भी आप ले लीजिएगा इसको, ठीक है। कि मनोविश्लेषण विधि किसने दी? तो किसने दी भाई? यह दी थी आपकी फ्रायड ने। किसने दी थी? फ्रायड ने। अब इन्होंने प्रयोग किस पे किया? इन्होंने प्रयोग किया एक डोरा नाम की लड़की पर। इन्होंने क्या किया कि कुछ दवाइयाँ उसे दे दी और कुछ विधियों के सहारे वो उसे अचेतन मन में ले गए, जिससे अब उसे अचेतन मन में क्यों ले गए? जिससे उसके व्यवहार में जो चेंजेस आए हैं उनके रीजंस को वो जान सके।
इस विधि में यहाँ देखिए, इस विधि में कुछ दवाओं के सहारे, कुछ विधियों के सहारे एक व्यक्ति को उसके अचेतन मन में ले जाते हैं ताकि उसके व्यवहार में पैदा हुई विसंगति या अनियमितता का कारण जान सके। आपने कुछ मूवीज़ भी देखी होंगी, कभी कभी कुछ टेस्ट वगैरह आपको दिखा रहे होते हैं कि मशीन पे एक व्यक्ति लेटा हुआ है, तो उसे क्या कहते हैं, मतलब वो हिप्नोटाइज हो जाता है एक तरीके से, जिससे उसके जो मतलब व्यवहार में, मतलब उसके पास्ट में क्या घटना हुई है या उसने कोई क्राइम किया तो उस क्राइम के पीछे की वजह क्या थी, है ना, ये सब जानने के लिए वो टेस्ट करते हैं। तो ये आप थोड़ा सा उसी से कनेक्टेड समझ लीजिए। अब फ्राइड ने मानव मस्तिष्क को पानी में तैरते हुए बर्फ़ के टुकड़े से तुलना की है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मानव मस्तिष्क की तुलना किससे की गई है? बर्फ़ के टुकड़े से, जिसका ऊपर दिखता हुआ भाग, जिसे हम चेतन मन कह सकते हैं, वह 1/10% होता है, जबकि पानी में डूबा हुआ भाग, जिसे हम 9/10 कह सकते हैं, वो अचेतन मन होता है। यहाँ देखिए, ये है आपका बर्फ़ का टुकड़ा, ठीक है। अब ये पानी में डूबा हुआ है, तो इसका ये जो ऊपर का भाग है वो कितना है? 1/10, और ये जो नीचे का भाग है वो कितना है? 9/10। तो ये क्या है? ये है चेतन। ये क्या है? अचेतन। क्लियर हो गया? चलिए एक सेकंड। अब यहाँ देखिए, विकासात्मक विधि। विकासात्मक विधि, यह विधि भी मनोविज्ञान की देन है, और इसके जनक कौन हैं? तो इसके जनक हैं जीन पियाजे साहब। कौन है? जीन पियाजे। इस विधि में क्या कहा गया है कि जो शैशव अवस्था से लेकर वृद्धावस्था तक के परिवर्तन है, उनका अध्ययन किया जाता है। तो मतलब क्या होता है, पहले बच्चा जब जन्म लेता है तो शैशव अवस्था आती है, फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जीवन पर्यंत जो उसकी इन अवस्थाओं में चेंजेस आए, उनका अध्ययन किया जाता है। अब वो चेंजेस शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, अन्य किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसकी जो कुछ स्टेजेस होती हैं, शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। अब शैशव अवस्था में बच्चे का वेट था 5 किलो, लेकिन बाल्यावस्था में 10 किलो हो गया। किशोरावस्था में उसका वेट हो गया 45 को, वृद्धावस्था में 55 हो गया, ठीक है। अब शैशव अवस्था में बच्चे की हाइट थी, मान लो जी आप क्या कहते हैं, यहाँ मान लो 2, यहाँ पे 4 हो गई, यहाँ पे हो गई 6, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पे दिन पे दिन चेंजेस हर अवस्था में आ रहे हैं। शारीरिक चेंजेस आ रहे हैं, मानसिक चेंजेस भी आ रहे हैं, कि जो उसकी समझ बाल्यावस्था में हुई, जो समझ उसकी बाल्यावस्था में हुई, वो शैशव अवस्था में नहीं थी। फिर क्या हुआ कि शैशव अवस्था से जब बाल्यावस्था में आया तो थोड़ा पक्का हुआ, फिर बाल्यावस्था से जब इसमें आया किशोरावस्था में तो और मैच्योरिटी आई, जब किशोरावस्था से वृद्धावस्था में आया तो और मैच्योरिटी आई। तो यहाँ क्या हो रहा है, हर स्टेज पे चेंजेस देखे जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें, इस सिद्धांत में यही बात कही गई है, क्या कि इस विधि में व्यक्ति की शैशव अवस्था से लेकर वृद्धावस्था तक आए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, किसी अन्य प्रकार के विकास का अध्ययन किया जाता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारी प्रयोगात्मक विधि। अब इसमें क्या है, 3 चर बताए हैं, ठीक है। एक होता है स्वतंत्र चर, एक होता है आश्रित चर, एक होता है नियंत्रित चर। अब स्वतंत्र चर क्या होता है? स्वतंत्र चर वो होता है जो किसी के भी ऊपर डिपेंड नहीं होता। अब क्या भोजन किसी के ऊपर डिपेंड है? डिपेंड नहीं है। क्यों?
क्योंकि वो निर्जीव पदार्थ है। हाँ, लेकिन भोजन के ऊपर ज़रूर हम लोग डिपेंड होते हैं। तो जो डिपेंड होगा वो क्या होगा? आश्रित चर। मान लो एक प्रयोग हुआ, ठीक है, तो अब उसमें प्रयोग में बिल्ली, कुत्ता, कोई भी आप जानवर ले लो। अब उसमें क्या किया कि स्वतंत्र चर किसे मानेंगे हम? भोजन को। क्यों मान रहे हैं? उसका भी रीज़न है, मान ही नहीं लिया है, उसका भी रीज़न है कि हाँ, हम भोजन को स्वतंत्र चर कह रहे हैं। तो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भोजन किसी के भी ऊपर डिपेंड नहीं है, और जो डिपेंड है वो क्या है आपका? वो है आश्रित चर। अब ये जो बिल्ली है ये किसके ऊपर डिपेंड है? भोजन के ऊपर, क्योंकि उसे भूख लग रही है। अब बिल्ली को नियंत्रित कौन कर रहा है? उसकी भूख नियंत्रित कर रही है। इसी वजह से तो उसका दिमाग बार बार भोजन पे जा रहा है। तो आश्रित चर क्या हो गया? जो डिपेंड होता है किसी पर। डिपेंड कौन है? बिल्ली। बिल्ली किस पर डिपेंड? भोजन पे। और नियंत्रित चर भोजन, मतलब कि उसे भूख लग रही है तभी तो उसे भोजन चाहिए। तो नियंत्रित चर क्या हो गया? भूख हो गया। अब यहाँ पे यही बात कही गई है कि किसी परिकल्पना को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगर वे प्रयोग सफल रहते हैं तो उसे सिद्धांत की संज्ञा दी जाती है। अब जैसे आप ले लीजिए, फिजिक्स में न्यूटन के नियम दिए गए हैं, ठीक है, 3 नियम दिए गए हैं। तो अब वो नियम कैसे बने? क्या एकदम से बन गए? नहीं, पहले मन में विचार आया। अब विचार आने के बाद क्या किया गया कि अलग अलग प्रयोग किए गए। जब वो प्रयोग सफल हुए तो जो वो कल्पना थी उसे फिर क्या किया गया? सिद्धांत की संज्ञा दी गई कि हाँ, उन्होंने जो विचार किया था, पहले प्रयोग किए, जब वो प्रयोग सफल हो गए तब उस विचार को सिद्धांत की संज्ञा दे दी गई। यहाँ देखें आप, जैसे कोई विचार आया, ठीक है, तो अब यह विचार हमारा सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो अब क्या किया? प्रयोग किए बार बार। जब वो प्रयोग सफल हुए, ठीक है, तो क्या किया गया? फिर उसे सिद्धांत की संज्ञा दी गई। किसे? इस परिकल्पना विचार को। अब आइए चलिए आगे समझते हैं इसमें क्या कहा गया है। यहाँ देखिए, प्रयोग के दौरान 3 चरों का प्रयोग होता है। स्वतंत्र चर, इसके होने के लिए किसी बाहरी प्रभाव की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको बताया ही है, भोजन। भोजन किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, हम भोजन के ऊपर डिपेंड है। तो जो चीज़ किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है वो क्या है? स्वतंत्र चर, नो डिपेंडेंसी। यहाँ आप देख भी सकते हैं कि इसके होने के लिए किसी बाहरी प्रभाव की ज़रूरत नहीं होती। उदाहरण के लिए थायरॉइड के प्रयोग में भोजन एक स्वतंत्र चर है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। आश्रित चर, स्वतंत्र चर के प्रभाव में जो व्यक्ति हो या वस्तु हो, अपनी अनुक्रिया करेगा। अब आश्रित चर भोजन है, भोजन रखा हुआ है आपके सामने, आप उसे खाओगे ना, तो ये क्या हो गई? आपकी एक क्रिया हो गई। आप किसके ऊपर डिपेंड हो? भोजन के ऊपर। तो यहाँ आप क्या हो गए? एक आश्रित चर हो गए। उपरोक्त प्रयोग में बिल्ली की उपस्थिति आश्रित चर है, क्योंकि भोजन की अनुपस्थिति में अनुक्रिया नहीं होगी। अगर भोजन नहीं हो, एक बात बताओ, तो फिर आप किसके ऊपर डिपेंड रहोगे? नहीं रहोगे डिपेंड। अगर मान लो आपको जॉब ही नहीं चाहिए तो आप पढ़ाई क्यों करोगे? आप पढ़ाई इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि आपको ज़रूरत है किस चीज़ की? जॉब की नीड है आपको। अब नियंत्रित चर, यह प्रयोग के दौरान प्रयोग के वातावरण नियंत्रित करता है। उपरोक्त प्रयोग में बिल्ली का भूखा होना एक नियंत्रित चर है। अगर बिल्ली भूखी ही ना हो तो उसे भोजन की क्या आवश्यकता पड़ेगी? तो यहाँ पे बिल्ली को चलाने का कार्य कौन कर रहा है? उसकी भूख की वजह से ही तो उसे भोजन चाहिए। तो यहाँ नियंत्रित क्या कर रहा है बिल्ली को? उसकी भूख। क्योंकि अगर बिल्ली भूखी ही नहीं होगी तो स्वतंत्र चर व आश्रित चर का कोई अर्थ नहीं है। ये दोनों किसके ऊपर डिपेंड हैं? आपका भोजन और आश्रित चर किसके ऊपर डिपेंड है? नियंत्रित चर के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर डिपेंड है? नियंत्रित चर के ऊपर। अगर भूख ही नहीं लगी बिल्ली को तो वो भोजन का क्या करेगी? राइट।
नेक्स्ट चलते हैं, तुलनात्मक विधि। अब इस विधि में क्या किया जाता है कि दो समूह हैं, ठीक है, एक फर्स्ट समूह ये, सेकंड समूह ये, एक को क्वालिटीज़ के साथ रखा गया, एक को विदाउट क्वालिटी रखा गया। तो अब क्या हुआ, ये देखा गया कि ये जो विदाउट क्वालिटी था, ठीक है, दूसरा समूह था जिसके अंदर कोई गुण नहीं था, उसके ऊपर इस फर्स्ट वाला ये जो जिसके अंदर गुण है इसका कितना असर इसके ऊपर पड़ा। जैसे कि आप इसे एग्जाम्पल से समझें, एक गुड बॉय है, एक बैड बॉय है, ठीक है, ये पढ़ता नहीं, ये पढ़ता है। अब जब इस बैड बॉय ने इस गुड बॉय लड़के के साथ रहना स्टार्ट किया तो क्या हुआ, इसके अंदर भी थोड़े थोड़े चेंजेस इस बैड बॉय के अंदर आने लगे। इसे भी लगा कि हाँ मैं पढ़ाई करूं। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि हाँ उनमें चेंजेस नहीं आते हैं, वो सोचते हैं हमें क्या करना है, अगर ये पढ़ रहा है तो हम क्यों पढ़े, है ना। तो यहाँ पे यही बात कही गई है इसमें, एक सेकंड, कहाँ है आपका, ये रहा, हाँ, कि तुलनात्मक विधि का प्रयोग कम से कम दो समूहों के लिए किया जाता है जिसमें एक को गुणों की अनुपस्थिति के साथ एक को गुणों की उपस्थिति के साथ रखा जाता है, ताकि जान सके पहले समूह गुण व्यवहार में कितना परिवर्तन आता है। मैं आपको ये चीज़ समझा चुकी हूँ कि दो समूह हैं, एक जिसे गुणों के साथ में रखा गया है, एक जिसे गुणों के साथ नहीं रखा गया है। तो जो बिना गुण वाला है उसमें यह देखने के लिए कि कितने चेंजेस आते हैं, है ना, गुण वाले समूह के साथ रखा गया और बाद में इस चीज़ का पता लगाया गया कि हाँ कितने चेंजेस आए। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, मनोविज्ञान के ज़्यादातर प्रयोग किस पर हुए, पशुओं और पक्षियों पर ही हुए। मनुष्यों पर इनका प्रभाव जानने के लिए उन्हें फिर से किया गया और यह प्रयोग किस पर ज़्यादा प्रभावी रहा, यह जानने के लिए पशु और पक्षी और मनुष्य इनमें तुलना की गई। पहले जो प्रयोग होते थे वो सिर्फ पशु पर ही किए जाते थे, लेकिन मनुष्य पर इनका क्या प्रभाव पड़ा, है ना, यह जानने के लिए फिर ये प्रयोग मनुष्य पर भी किए गए। और यह किस पर ज़्यादा प्रभावी रहे, पशु पर प्रभावी रहे यह प्रयोग या मनुष्य पर। तो इसके लिए क्या की गई, इन दोनों की तुलना की गई। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, सांख्यिकी विधि। सांख्यिकी विधि में किसी समस्या से संबंधित आंकड़ों का गणितीय एवं सांख्यिकी विधि से अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए कोई समस्या हो गई इंसान की, है ना, या उसका कोई विषय हो गया। जैसे मान लो कि नॉर्मल सी चीज़ मांगो, मान लो कि किसी के अंदर कोई साइकोलॉजिकल इशू है या किसी को किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, तो अब यह जानने के लिए कि हाँ ये प्रॉब्लम इसे कितनी है, तो उसके लिए क्या किया कि पहले आंकड़े इकट्ठे किए, फिर उनका विश्लेषण किया, फिर उनका सामान्यकरण किया, फिर एक अनुप्रयोग किया। तो यही सब क्या है, सांख्यिकी विधि। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, निदानात्मक शिक्षण। अच्छा, ये जो निदानात्मक शिक्षण है और उपचारात्मक शिक्षण है, सीटेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। सबसे पहले आप ये समझें कि निदानात्मक शिक्षण क्या है। निदान का अर्थ होता है कारण जानना। मान लो मैंने पहले भी एक एग्जाम्पल दिया था कि कोई बच्चा डरता है, तो वो क्यों डरता है, वो रीज़न जानना कि हाँ रीज़न क्या है, किस वजह से ये बच्चा डर रहा है। इसमें बच्चे की असफलता, कमियों व कठिनाइयों का पता लगाया जाता है। मान लो कोई बच्चा मैथ्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो अब वो परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा, उसके पीछे का रीज़न जानते हैं। कमियों को जानते हैं कि हाँ वो मैथ्स में हर बार क्यों फेल हो रहा है, उसका रीज़न क्या है, क्या कमियां हैं, उसे कहाँ पे मैथ्स को समझने में कठिनाई आ रही है। तो वो सारे कारण जानने का अर्थ क्या है, निदान। अब उपचारात्मक में क्या कहा गया है कि बच्चे की कमियों का पता लगाने के बाद उनका समाधान करना या फिर दोबारा से शिक्षण करवाना उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। अब आपने एक मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पर, आमिर खान की, तो वहाँ पे एक बच्चा था, उसमें क्या होता है कि
उसे अक्षरों में प्रॉब्लम होती है, लेकिन कोई भी टीचर इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहा था। अब क्या हुआ, आमिर खान आया, उसने इस चीज़ को समझा कि बच्चों को आखिरकार पढ़ने में इंटरेस्ट क्यों नहीं है। इसके लिए पहले वो कहाँ गया, उसके घर गया, उसके पेरेंट्स से मिला, उसकी डायरी, उसकी कॉपियाँ देखी, तो वहाँ पे उसने विश्लेषण किया और उसने क्या समझा कि उसे एक ही तरह के जो अक्षर हैं उन अक्षरों को समझने में कठिनाई हो रही है। अब जब बच्चे को चीज़ ही क्लियर नहीं है तो वो क्या पढ़ाई करेगा, वो क्या इंटरेस्ट लेगा, नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पे उसने यही किया, वो इस चीज़ को समझ गया और उसके बाद उसने क्या किया, जब उसे पता लग गया उसके बाद उसने समाधान निकाला। और समाधान क्या निकाला कि उसे ये जो कन्फ्यूज़न वाले वर्ड्स थे, सॉरी अक्षर थे, उनके बीच में उसे क्लियरिटी दी, जिससे वो आगे और अच्छा कर पाए और अपना पढ़ पाए। नेक्स्ट है हमारा प्रश्नावली विधि। अब इस विधि का जो यूज़ है वो क्यों किया जाता है, तो इस विधि का यूज़ क्यों किया जाता है, मार्केट में अगर कोई भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है तो अब क्या है, उसके लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि सामान्य व्यक्ति भी इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर दे सकता है, क्योंकि वो उसके जीवन से जुड़े हुए हैं। अब अगर मान लो कोई सर्फ ही है, वो मार्केट में नया नया कोई सर्फ आया है, लॉन्च किया है, तो अब यह सर्फ पे लोगों की राय जानने के लिए 100 लोगों को वो पेपर दे दिया। अब उस पर टिक करना है, सही है या गलत है, सही है या गलत है, तो वो सब पढ़ेंगे और आंसर दे देंगे अपना। क्यों, क्योंकि वो उनके जीवन से जुड़ा हुआ है। सर्फ एक्सेल सभी यूज़ करते हैं अपने घर में, या खाने का कोई भी प्रोडक्ट होगा तो वो सभी यूज़ करते हैं, इसी वजह से। तो इसमें यही कहा गया है, प्रश्नावली विधि में किसी विषय पर आधारित कुछ प्रश्न दिए जाते हैं तथा प्रतिभागी को उनका उत्तर देने हेतु कहा जाता है। आधुनिक दुनिया में इस विधि का प्रयोग नए उत्पाद को बाजार में लाने हेतु किया जाता है, क्योंकि एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी उत्तर दे सकता है अगर वे उसके जीवन से जुड़े हैं। प्रश्नावली की विधि का प्रयोग कब किया जाएगा, जब वो जीवन से जुड़े हुए हों। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये है हमारी लास्ट विधि, साक्षात्कार विधि का प्रयोग एक्चुअल में क्यों किया जाता है। इसका यूज़ जो है बड़े बड़े एग्जाम्स में किया जाता है, जैसे यूपी पीसीएस हो गया, आपका पीसीएस हो गया, है ना, कि सामने वाले व्यक्ति में इस कंडीशन में क्या वो डिसीज़न लेगा, डिसीज़न मेकिंग पावर उसकी कितनी अच्छी है। तो यहाँ देखिए, साक्षात्कार विधि में एक प्रयोगकर्ता होता है, एक प्रयोज्य होता है, दोनों आमने सामने बैठकर बात करते हैं, ठीक है। अब उसकी विशिष्ट मानसिक योग्यताओं, विकृतियों और अन्य समस्याओं का पता लगाता है। जैसे कि नॉर्मल इंटरव्यू होता है, एक स्टूडेंट होता है, एक टीचर होता है। टीचर क्या करता है, स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछ रहा है। अब उसमें क्या होता है कि वो ऐसे क्वेश्चंस पूछता है स्टूडेंट से जो टर्म एंड कंडीशंस बेस्ड होते हैं। टर्म एंड कंडीशन बेस्ड मतलब कि किस जगह पे ये किस तरह का डिसीज़न लेगा, उसकी मानसिक योग्यता से, मतलब उसका मैच्योरिटी लेवल, किससे, मैच्योरिटी लेवल से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। आज भारत की हर बड़ी परीक्षा में प्रतिभागी की समर्थिता एवं निर्णय लेने का पता लगाने की क्षमता का प्रयोग इस विधि के द्वारा किया जाता है। तो आज यह सीटेट की हमारी 4th क्लास थी, जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास चैनल पर अपलोडेड है और ईवीएस की सीटेट की 1st क्लास भी चैनल पर अपलोडेड है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है या आपको कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी पॉइंट समझने में, तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना क्वेश्चन